जय हिंद, वंदे मातरम प्यारा साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी साथियों का मैं बेलोदा वृषाबंदी आपका स्वागत करता हूं साथियों और आज की इस क्लास में। और ध्यान रखिएगा साथियों कि इस बार हमें निश्चित रूप से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड में नौकरी लगना है साथियों। पिछले बार जो हमसे भूल हुई वह भूल को पुनः नहीं दोहराना है और कैसे भी हो कितनी ही मेहनत करना पड़े रात दिन एक करना पड़े, लेकिन साथियों इस बार हमें निश्चित रूप से जॉब लगना है और आप लगेंगे साथियों। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं और ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं साथियों का आपको ईश्वर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करे। लेकिन कहा जाता है साथियों कि बिना मेहनत से सफलता नहीं मिलती। जैसे भगवान ने भी कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करना ही तेरा अधिकार है, फल पर कभी इच्छा मत करना। एक सही बात है साथियों, फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम यदि सही मार्ग से, सही मार्ग पे और सही दिशा से और मन से यदि मेहनत करेंगे साथियों तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और उसी सफलता में साथियों मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रयास आपके सामने लेकर आ रहा हूं ताकि इससे आपको सफलता में कुछ सहायता मिल सके और निश्चित रूप से साथियों आपको सहायता मिलेगी। यदि आप लगातार इस मेरे चैनल पर बने रहिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों, क्योंकि हम ऐसे ही नोट से पढ़ेंगे जो लगभग लगभग एग्जाम का हर प्रश्न साथियों इन नोट्स में से कवर होता है। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपने पुणे दिव्य दीप की क्लास है। ये जो दिव्य दीप अपन पढ़ेंगे साथियों ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड कॉलेज प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पीजीटी टीजीटी केवीएस इन सभी ये ऐसे नोट्स साथियों जो दिलाए आपको सफलता। बिल्कुल साथियों आपको सफलता दिलाएंगे यदि नोट्स ये जो नोट्स है मेरे पास जो मैटर है इन मैटर के हिसाब से यदि आपने अध्ययन किया तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बेशर्त यह है कि हमें ये चीज याद होना अति आवश्यक है। तो एक बार पुणे में आप सभी साथियों का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं और साथियों आज पढ़ने वाले वापस वही दिव्य दीप को हम शुरू करेंगे। और दिव्य दीप को हम कहां से शुरू करने वाले हैं देखिएगा, कल जो अपन ने पढ़ा था उससे हम आगे शुरू करेंगे साथियों दिव्य दीप को। दिव्य दीप चलेगा आज से महावीर प्रसाद द्विवेदी से अपन दिव्य दीप का आरंभ करते हैं। यानी दिव्य दीप के जो साधारण जो साथियों परिभाषा थी वो अपन ने निश्चित रूप से उनको कल देख लिया था। आज यहां से आप पुनः इनको शुरू करते हैं। देखिएगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है पहला जो अपना आता है वो आता है इस दिव्य युग में पहले जो कवि आते हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी आते। एक बार पुनः अपन ने कल क्या पढ़ा उसको ध्यान से देख ले। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है साथियों, इसको जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसको परिष्कार काल के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसको पूर्व स्वच्छंदतावाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो चार नाम है चारों ही महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाम है साथियों। अब यहां देखिएगा, अब महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, जन्म हुआ साथियों वो 1864 में हुआ। कवि के रूप में कम और संपादक के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखना, कवि के रूप में कम है और संपादक के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। ये अपन कैसे याद रखना, क्योंकि 1903 से 1920 तक जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। सरस्वती पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी साथियों। इस सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया था 1903 से लेकर 1920 तक इन्हीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनका संपादन किया था। खड़ी बोली को काव्य भाषा पद पर आसीन किया। एक और प्रश्न, इसलिए इन्हें खड़ी बोली का प्रतिष्ठापक भी कहा जाता है साथियों। ये बात ध्यान रखना बहुत, यानी याद रखना बहुत अति आवश्यक है कि हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्य में जो स्थान दिलाया, खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर जो हासिल किया वो किनके प्रयासों से हुई है, किनके द्वारा की गई है। तो साथियों ध्यान रखना है वहां पर जो अपना आंसर होगा क्या होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी अपना आंसर होगा। एक और ध्यान रखना, खड़ी बोली का प्रतिष्ठापक किसे कहा जाता है, तो अपना आंसर क्या होगा,
महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही खड़ी बोली का प्रतिष्ठापक कहा जाता है। आगे और बात करेंगे। इनकी प्रेरणा से अयोध्या सिंह उपाध्याय, नाथुराम शर्मा, शंकर, श्रीधर पाठक आदि कवि ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। यानी कि द्विवेदी युग में अधिकांश जितने भी कवि है, लगभग 90% जो कवि आते हैं द्विवेदी युग में, उन सभी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली में काव्य करने लगे। जिनमें सब प्रमुख है, कुछ नाम देखते हैं साथ। तो एक नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, जो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है साथी। नाथुराम शर्मा, शंकर और श्रीधर पाठक ये प्रमुख कवि हैं। इन्होंने ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। किसके प्रयास से? महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि कवियों ने अपने काव्य भाषा का आरंभ खड़ी बोली से किया साथियों। अब देखिए इन्होंने कौन सी खड़ी बोली से, कौन कौन से कवि है जिसने अपने काव्य यात्रा का जो आरंभ किया वो खड़ी बोली से किया। तो आपको ध्यान रखना है साथियों कौन कौन से। देखो एक आता है मैथिली शरण गुप्त, जिसे हमारे राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि कवियों ने अपने काव्य का आरंभ खड़ी बोली से किया। ये को ध्यान रखना कि कौन कौन से कवि जिसने अपने काव्य का आरंभ खड़ी बोली से किया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से कौन कौन से कवि हैं जो खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। देखो एक नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, नाथुराम शर्मा, शंकर और श्रीधर पाठक आदि कवि ब्रज भाषा को छोड़कर काव्य में यानी खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। ये पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ब्रज भाषा को क्या छोड़ दिया और फिर ये खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। लेकिन साथियों अब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की, लोचन प्रसाद पांडे की। तो आदि कवियों ने अपने काव्य का आरंभ किससे किया? खड़ी बोली से काव्य का आरंभ किया। साथ आगे हम बात करते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कवि रत्न ने द्विवेदी युग में भी ब्रज भाषा में काव्य रचना कर रहे थे। यानी कि दो नाम अपने इस प्रकार से आते हैं साथियों। कौन कौन से नाम आते हैं? एक नाम आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। पहला अपना नाम आता है वो आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, और दूसरा जो नाम आता है वो आता है सत्यनारायण कवि रत्न। ये दो ऐसे कवि हैं जो द्विवेदी युग में भी ब्रज भाषा में काव्य रचना कर रहे थे। बाकी तमाम जो कवि है वो सब खड़ी बोली में काव्य रचना कर रहे थे। केवल दो कवि कौन कौन से? जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कवि रत्न। ये दो कवि ऐसे हैं जो इस युग में भी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में, जिसे हम द्विवेदी के युग के नाम से जानते हैं, उस युग में भी ये ब्रज भाषा में काव्य रचना कर रहे थे। तो ये दो कवि को आपको ध्यान रखना है। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य छदम नाम से लिखा करते थे। ध्यान रखना सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1903 से लेकर 1920 तक जो किया, संपादन क्यों किया साथियों, वे किन्होंने किया? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही किया। कहां से? 1903 से लेकर 1920 का तक जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया वो किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही साथियों इनका संपादन किया। लेकिन किस नाम से किया? सरस्वती में किस नाम से लिखते थे? भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखा करते थे। इनका नाम पूरा याद रखना, क्या है? भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से ये सरस्वती पत्रिका में लिखा करते थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। प्रश्न आ सकता है कि सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी किस नाम से काव्य रचना करते थे? तो अपना आंसर होगा भुजंग भूषण भट्टाचार्य अपना सही नाम हो। अगला आता है साथियों अपना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। इन्हें कवि सम्राट के नाम, कवि ने कवि सम्राट भी कहा जाता है। ध्यान रखना कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। बहुत बड़ा नाम है साथियों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का बहुत बड़ा नाम आता है। यानी कि इनको बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो इनको क्या? कवि सम्राट के नाम से, कवि सम्राट, इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है। किसको?
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश को कवि सम्राट भी कहा जाता है और एक खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। कौन साथियों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास 1914 को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है, खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश को माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा 1914 में प्रिय प्रवास लिखा गया है। ये जो प्रिय प्रवास लिखा गया है 1914 में, इसे ही खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यदि खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के, हिंदी के प्रथम महाकाव्य की बात करते हैं साथियों, तो आता है अपने पृथ्वीराज रासो। कौन आता है? पृथ्वीराज रासो आता है। ये तो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और हिंदी खड़ी बोली की बात करते हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात करते हैं, तो वो आता है, कौन आता है? प्रिय प्रवास आता है, प्रवास। और ये कब? 1914 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके लेखक कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश साथियों इसके लेखक थे। ये ध्यान में रखना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि की बात करते हैं साथियों, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन आएगा? अमीर खुसरो खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम कवि आएगा, है नी। और हिंदी की प्रथम रचना की बात करते हैं साथियों, तो प्रथम रचना देवसेन कृष श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। हिंदी का पहला कवि की बात करते हैं तो सरप्पा हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इस प्रकार से बात करते हैं साथियों, तो अनेक प्रकार से ही आप क्वेश्चन बढ़ता है। तो यहाँ आप लोगों को याद रखना है, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय। और इनके द्वारा लिखा गया कौन? प्रिय प्रवास, जो 1914 में लिखा गया है, इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है साथियों। आगे हमको आगे याद करना है, खड़ी बोली का प्रथम खंड काव्य जयद्रथवत गुप्त जी। अब यहाँ ध्यान रखना है, देखो बिल्कुल आपको यहाँ अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर 3 प्रश्नों में आपके सामने क्लियर करता हूं। पहला अपना जो प्रश्न आता है, यहाँ आता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। क्या आता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करते हैं साथियों, तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य आता है वो आता है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। फिर आता है हिंदी खड़ी बोली। क्या है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात करते हैं तो आता है साथियों प्रिय प्रवास। कौन आता है? प्रिय प्रवास आता है, जो 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश द्वारा लिखा गया है। हिंदी के प्रथम खंड काव्य की बात करते हैं साथियों, कौन? हिंदी के प्रथम खंड काव्य की बात करते हैं तो वो कौन आता है? वो आता है जयद्रथवत। और ये लिखा है गुप्त जी ने, यानी मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी हिंदी के राष्ट्र कवि के रूप, राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। किसे? मैथिली शरण गुप्त को। और अयोध्या सिंह उपाध्याय को क्या प्राप्त है साथियों? कवि सम्राट की उपाधि प्राप्त है। तो ये तीनों चीजों आपको स्पष्ट याद होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं, आरंभ में ब्रज भाषा में लिखा करते थे, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगे। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, दिव्य देव की रचनाओं की बात करते हैं, तो इनकी एक प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास है, पद प्रसून है, चोखे चोपदे चुपते चोपदे है, रस कलश है और वेदही वनवास है। यह आती है साथियों दिव्य इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करते हैं। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। और भी कई रचनाएं साथियों, लेकिन यहाँ पर हम प्रमुख रचना की बात करते हैं। तो एक आते हैं प्रिय प्रवास 1914 में, पद प्रसून है 1925 में, चोखे चोपदे चुपते चोपदे है साथियों जो 1932 में प्रकाशित हुई, रस कलश है 1940 में प्रकाशित हुआ, और वेदेही वनवास है साथियों ये 1930 में प्रकाशित हुआ। वेदेही वनवास साथियों ये सीता परित्याग की कथा पर आधारित, सीता परित्याग की कथा पर आधारित, यानी जब माता सीता को वनवास दिया था साथियों, उस पर ये वेदेही वनवास लिखा गया है। तो याद रखना, प्रिय प्रवास, पद प्रसून, चोखे चोपदे चुपते चोपदे, रस कलश और वेदेही वनवास। प्रिय प्रवास, पद प्रसून, चोखे चोपदे चुपते चोपदे, रस कलश और वेदेही वनवास, ये किसकी रचना है? याद रखना ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की रचना है साथियों। जो प्रिय प्रवास है इसे हिंदी, किसका ध्यान रखना, हिंदी खड़ी बोली, क्या खड़ी? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
अब आगे बात करते हैं रस कलश काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथ है जिसमें नायिका भेद व रस भेद वर्णित है। देखिए साथियों, रस कलश क्या है? काव्यांग निरूपण लक्षण ग्रंथ है जिसमें नायिका भेद व रस भेद वर्णित है। लक्षण ग्रंथ यानी कि वह ग्रंथ साथियों जिसमें नायक नायिका भेद रस अलंकार चाकरी का वर्णन किया जाता है उसे ही लक्षण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार हम रीतिकाल में पढ़ते हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवि पढ़ते हैं, तो रीति मुक्त में घना बोधा आलम ठाकुर द्विजदेव आते हैं और रीति सिद्ध में साथियों बिहारी पजनेस नेवास, बिहारी पजनेस नेवास ये साथियों आते हैं शायद रीति सिद्ध में, और रीतिबद्ध में चिंतामणि भूषण ये सब रीति सिद्ध में आते हैं साथियों। ये सब तो ये जो रस कलश है काव्यांग निरूपण लक्षण ग्रंथ उसे कहा जाता है जिसमें नायक नायिका भेद हो, अलंकार भेद हो, रस का वर्णन किया, गुण का वर्णन किए, जिस सब आएंगे किसमें आएंगे? लक्षण ग्रंथ में आएंगे साथियों। वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य ये भी याद रखना साथियों। प्रबंध काव्य किसे कहा है? खंड काव्य किसे कहा जाता है? प्रबंध काव्य जो कथा होती है साथियों नियमित सर्गों में चलती रहती है। खंड काव्य में जीवन के एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है किसी नायक और नायिका का, उसे खंड काव्य कहा जाता है। तो यहां ध्यान रखना वैदेही वनवास कौन कौन से हैं? एक तो वैदेही वनवास है और एक प्रिय प्रवास है, दो रचना है, ये प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास की गणना भ्रमर गीत काव्य परंपरा में की जाती है। देखो भ्रमर गीत काव्य परंपरा बहुत अच्छा प्रसंग है साथियों। भ्रमर गीत काव्य परंपरा है ये श्री भगवत गीता के शायद साथियों भगवत गीता के ये 10वें अध्याय के श्लोक साथियों 47 और 48 से ये संबंधित है, ऐसा है, या फिर द्वादश से स्कंद के 47 और 48 अध्याय से ये संबंध होता है। भ्रमर गीत का मतलब होता है, ये भ्रमर गीत हिंदी साहित्य सूरदास से आरंभ होता है साथियों। भ्रमर गीत का मतलब होता है भ्रमा, भंवरा, क्योंकि भंवरे का रंग भी क्या होता है साथियों? काला होता है। कृष्ण का भगवान भी क्या है? कृष्ण भगवान भी काले हैं और उद्धव जो इनके दोस्त साथियों इन सभी का रंग काला होता है। तो यहाँ गोपियों ने भ्रमर को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण भगवान पर और उद्धव पर दोनों पर कटाक्ष किए, व्यंग्य वाण किए, तो इसलिए इसे भ्रमर गीत के माध्यम से कहा जाता है। जिस प्रकार भंवरा होता है अपन देखते हैं उसका रंग भी काला होता है, और जो भंवरा होता है वो उन्हीं कलियों पर बैठता है, उन्हीं फूलों पर बैठता है साथियों। जो नए नए ताजा होते हैं वो पुराने फूलों पर नहीं बैठता है। तो इसी प्रकार से व्यंग्य करते हुए गोपियों ने कहा है कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने हमसे प्रेम किया और हमें छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहाँ चले गए? मथुरा चले गए, वहां जाकर उन्होंने कुब्जा से प्रेम किया। तो वहां पर इनको भ्रमर का माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण पर और उद्धव पर यहाँ पर गोपियां व्यंग्यवान करती हैं, यहाँ से फिर भ्रमर गीत आरंभ होता है साथियों। तो ये जो प्रिय प्रवास है ये भी साथियों भ्रमर गीत की परंपरा में ही, काव्य परंपरा में ही आता है। आगे हम बात करते हैं साथियों, ये 17 सर्गों में विभक्त प्रबंध काव्य जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा वर्णित है। किसमें? प्रिय प्रवास में। ध्यान रखना ये कितने सर्गों में विभक्त है? ये 17 सर्गों में विभक्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास 17 सर्गों में विभक्त प्रबंध काव्य है जो किनके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी के द्वारा लिखा गया है। कौन? प्रिय प्रवास, जो कितने सर्गों में? 17 सर्गों में विभक्त है और जिसमें भगवान श्री कृष्ण का से जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा वर्णित है। आगे इस कृति में राधा कृष्ण को देवी चरित्र में, राधा और कृष्ण को देवी चरित्र के रूप में प्रकट नहीं करके लोक सेवक सेविका और लोक सेवक के रूप में प्रकट किया गया है। यानी कि इस प्रिय प्रवास में भगवान श्री कृष्ण और राधा को यहाँ देवी रूप प्रदान नहीं करके, यानी कि भगवान का रूप प्रदान नहीं करके इसके लोक सेवक और लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसमें? प्रिय प्रवास में। प्रिय प्रवास है एक प्रबंध काव्य है जो 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा का वर्णन है और यहाँ पर राधा यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा का वर्णन देवी चरित्र में नहीं करने का मतलब है देवता के रूप में प्रस्तुत नहीं करके, भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करके इनको लोक सेवक और लोक सेविका यानी कि संसार का सेवक और सेविका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी के द्वारा। ये हमें ध्यान में रखना है। प्रिय प्रवास को पहले ब्रजांगना विलाप नाम दिया गया था। इनके द्वारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश ने
जो प्रिय प्रवास था उसको पहला नाम क्या दिया गया? व्रजांगना, व्रज की अंगना, व्रज में रहने वाली अंगना, व्रज की नायिका, ये इनको नाम दिया गया था। क्या दिया गया? व्रजांग विलाप नाम, विलाप का मतलब रोना, यानी श्री कृष्ण के वियोग में वहां की व्रज की जो अंगना है, व्रज की जो ललना है, उनका विलाप नाम दिया गया था। लेकिन इसमें संस्कृत के वर्णिक छंदों का प्रयोग किया गया। किसमें? एक और ध्यान रखना, किसमें? प्रिय प्रवास प्रवास में संस्कृत में जो वर्णिक छंद है वो उनका भी यहाँ पर वर्णित छंदों का प्रयोग किया गया है। वैदेही वनवास, ध्यान रखना, वैदेही वनवास। अब अगला आता है वैदेही वनवास क्या है? तो जो वैदेही वनवास है ना, ये वैदेही वनवास की गणना राम काव्य परंपरा में की जाती है। किसकी? वैदेही वनवास की जो है साथियों, हाँ हाँ, वैदेही वनवास की गणना राम काव्य परंपरा में की जाती है, जो सीता परित्याग की घटना पर आधारित है। राम काव्य परंपरा पर, राम काव्य परंपरा साथियों हमें अपभ्रंश भाषा में भी मिलती है, आदिकाल में मिलती है। स्वयंभू ने राम काव्य परंपरा का वर्णन किया है। फिर वहां से चलते साथियों तो हमें ये भक्ति काल में तो मिलती ही सही, रीति काल में मिलती है और आधुनिक काल में भी मिलती है। तो आधुनिक काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश के द्वारा तो लिखा गया है। अपने को नाम देखा नाथुराम शर्मा शंकर, जिसमें गर्भ रहस्य और रामचरित चिंतामणि ऐसे नाम से रचना लिखी, तो उसमें भी राम के चरित्र का वर्णन किया गया। तो ये आधुनिक काल में भी है। तो वैदेही जो वनवास है ये गणना राम काव्य परंपरा में की जाती है, जिसमें सीता परित्याग की घटना पर आधारित है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अर्ध खिला फूल इनके उपन्यास है। किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश के। ध्यान रखना, एक तो है ठेठ हिंदी का ठाठ, ये एक मुहावरा है साथियों हिंदी का, और एक है अर्ध खिला फूल, ये दोनों हैं, ये इनके क्या है? उपन्यास। किसके हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश के। ध्यान रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश के नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ और अर्धखिला फूल। साथियों ये है 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अध्यक्ष रहे। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। ये 2 बार हिंदी साहित्य प्रयाग के अध्यक्ष रहे। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। ठेठ हिंदी का ठाठ और अर्धखिला फूल, ये 2 प्रसिद्ध जो उपन्यास है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश के द्वारा, ठेठ हिंदी का ठाठ और अर्धखिला फूल। साथियों तो ये हमारे को ध्यान में रखना है। प्रिय प्रवास, पद प्रसून, चुपते चौपदे, चौके चौपदे और रस कलश और एक वैदेही वनवास, ये जो है साथियों ये सब किसके द्वारा लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय को साथियों कवि सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। साथियों ये अपन को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और इनके द्वारा जो प्रिय प्रवास लिखा गया 1914 में, इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और खड़ी बोली हिंदी का खंड काव्य की बात करते हैं तो जयद्रथ वध जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया, उसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम खंड काव्य माना जाता है। साथियों अगला जो कवि आता है, अपना अगला कवि की बात करते हैं। अगले जो अपने कवि आते हैं वो आते हैं साथियों राय देवी प्रसाद पुन। कौन आते हैं? राय देवी प्रसाद पुन आते हैं। कालिदास के खंड काव्य मेघदूत का धाराधर धावन शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया। किसने? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। आपको ध्यान रखना है, किसने? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने कालिदास का खंड काव्य है मेघदूत। साथी मेघ को यहाँ पर दूत बनाया गया है और संदेश भेजा गया है। इस मेघदूत का इन्होंने हिंदी में अनुवाद की, किस नाम से? धाराधर धावन। धाराधर भी साथियों बादल को ही कहा जाता है और मेघदूत भी किसे कहा जाता है? बादल को ही कहा जाता है। किसने? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। तो आपको ध्यान रखना है, कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत का धाराधर धावन शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया। किसने किया? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया। साथियों रसिक नामक पत्रिका का संपादन किया। किसने किया? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया। रसिक नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया। इनकी प्रमुख कृतियां की बात करते हैं साथियों तो एक स्वदेशी कुंडल है, मृत्युंजय है, राम रावण विरोध है और बसंत योग होगा। साथियों बसंत वियोग होगा या बसंत योग है, यहां देखना है इसको एक और। बसंत
वियोग होगा या बसंत योग होगा, ऐसा इनमें मन को ध्यान में रखना है। किसमें? राय देवी प्रसाद की पूर्ण कृतियां हैं, एक स्वदेशी कुंडल 1900, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906 और बसंत वियोग या बसंत योग 1912। ये प्रमुख इनकी चार रचना, चार कृतियां मिलती है। यहाँ नाम है वसंत वियोगी होगा साथियों, या बसंत ओम तो नहीं है, वसंत योग या बसंत वियोग। आप देखना, इनको सही करना, यह थोड़ा समझ में आया। तो एक स्वदेशी कुंडल है, एक मृत्युंजय है, राम रावण विरोध है और बसंत वियोग है, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, स्वदेशी कुंडल 1900, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906 और बसंत वियोग 1912। ये किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। स्वदेशी कुंडल 1900, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906 और बसंत वियोग 1912। तो ये रचना आपकी याद रखना है कि इसकी राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। आगे हम बात करते हैं साथियों, अगला जो कवि आता है रामचरित्र उपाध्याय आता है साथियों। दिव्य दीप के प्रमुख सूक्तिकार है, शक्तिकार नहीं, ये साथियों सूक्तिकार है, यानी कि नीति की बात कहने वाले, नीति के दोहे लिखने वाले सूक्तिकार है साथियों। ये सूक्तियां लिखते थे जिसमें नीति की बात कही जाती है। तो ये अपने कौन आता है? ये आता है रामचरित्र उपाध्याय। और ये कहाँ का है? ये भी दिव्य दीप के प्रमुख, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। राष्ट्र भारती, ये राष्ट्र भारती होगा यहाँ पर, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि और सुक्ति मुक्तावली, ये इनके प्रमुख कृतियां हैं। किसकी? रामचरित्र उपाध्याय की। दिव्य दीप के प्रमुख सूक्तिकार, याद रखना, प्रश्न आ सकता है दिव्य दीप के प्रमुख सूक्तिकार कौन है? तो अपन को ध्यान रखना है, दिव्य दीप के जो प्रमुख सूक्तिकार है वो है रामचरित्र उपाध्याय, जिन्हें साथियों प्रमुख कृतियां है कौन है? राष्ट्र भारती है साथियों, राष्ट्र भारती होगा, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि और सुक्ति मुक्तावली साथियों। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, राष्ट्र भारती याद करना। इसके बाद एक देवदूत है, या देवदूत होगा, देवदूत है, और एक है देवसभा, ये भी देशारंभ देवी आरंभ से, देवदूत, देवसभा, देवदूत, देवसभा, देवदूत, देवसभा और विचित्र विवाह में रामचरित चिंतामणि और सुक्ति मुक्तावली। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसवार, विचित्र विवाह में रामचरित चिंतामणि और सुक्ति मुक्तावली, ऐसे इनकी रचना का हमें याद रखना है। क्या? राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह और रामचरित चिंतामणि के विवाह में सुक्ति मुक्तावली, यानी कि या फिर रामचरित विचित्र विवाह में, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि और सुक्ति मुक्तावली, या फिर रामचरित चिंतामणि के विचित्र विवाह में सुक्ति मुक्तावली, ऐसे अपन को इनको ध्यान में रखना है साथियों। तो आगे चौथा कवि अपन कौन आता है? रामचरित्र उपाध्याय आता है। दिव्य दीप के प्रमुख सूक्तिकार है, प्रमुख कृतियां हैं, राष्ट्र भारती, देवदूत है, देवसभा है, देवदूत है, देवदत्त नहीं, मुझे याद है साथियों देवदूत होगा, विचित्र विवाह है, रामचरित चिंतामणि और सुक्ति मुक्तावली है साथियों। तो ये आज अपन ने पढ़े चार कवि। अगला कल पांचवा कवि पढ़ेंगे साथियों, राम नरेश त्रिपाठी। क्या पढ़ेंगे? राम नरेश त्रिपाठी कल अगला कवि पढ़ेंगे। आज अपन ने पढ़े, इसमें चार कवि लगभग पढ़े हैं साथियों। ये चारों कवि मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए साथियों। और इस प्रकार से यदि आपको किसी प्रकार भी कोई की परेशानी हो किसी भी विषय में साथियों, हम हिंदी की बात कर रहा हूं, वो आप हिंदी साहित्य हो, क्या हो, हिंदी साहित्य हो, काव्य गुण हो, काव्य दोष हो, अलंकार हो, रीतियां हो साथियों, यानी कौन कौन से? एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बाद गुण की बात करते हैं, गुणों के बाद दोषों की बात करते हैं, दोषों के बाद अलंकार की बात करते हैं, अलंकार के बाद साथियों अपन रस की बात करते हैं, छंद की बात करते हैं, काव्य गुण के, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन की बात करते हैं, या फिर हिंदी ग्रामर की बात करते हैं। किसी भी विषय में यदि आपको कोई भी परेशानी हो साथियों, तो बेझिझक आप मुझसे पूछिएगा, मैं 100% उनको आपकी समस्या को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तुरंत जवाब नहीं है तो मैं आपको कहीं से देखकर शुद्ध आपको सटीक उत्तर देने की कोशिश करूंगा साथियों। तो ये आज की अपनी क्लास यहीं पर खत्म होती है। अभी तक साथियों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। वीडियो को शेयर और लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक इसे लाइक कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, खूब पढ़िएगा, मस्त पढ़िएगा। कल फिर मिलते अगली क्लास में। राम राम, जय हिंद साथियों।